नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के मन को छूता है, हमारे माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल और उनका कल्याण। अक्सर ये सवाल उठता है, मन में आता है कि भाई अगर किसी बुजुर्ग को अपने ही बच्चों या रिश्तेदारों से सहारा ना मिले तो क्या क्या उनके पास कोई रास्ता है? कानून कुछ कर सकता है? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक इमोशनल सवाल नहीं है, इसका एक ठोस कानूनी जवाब भी है। भारत में इसी जरूरत को समझते हुए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बनाया गया। अच्छा, 2007 का ये अधिनियम। जी, ये कानून उन मुश्किल हालातों को संभालने के लिए एक तरह से एक ढांचा तैयार करता है जहां बुजुर्गों को सहारे की जरूरत होती है पर उन्हें वो मिल नहीं पाता। तो आज की हमारी बातचीत इसी कानून के इर्द गिर्द रहेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून असल में कहता क्या है, इसकी ताकत क्या है और ये जमीनी हकीकत पर कैसे असर डालता है। हाँ, और हमारी ये चर्चा इस कानून के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर आधारित है जो दिसंबर 2007 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। हमारा मकसद है इस कानून की क्या कहते हैं आत्मा को समझना, कौन मदद मांग सकता है, मदद देने की जिम्मेदारी किसकी है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। और सिर्फ पैसों की बात है या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ पैसे या खाने पीने की बात नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति और सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि कानून तो बन जाते हैं पर असल चुनौती होती है उन्हें लागू करने की और ये समझने की कि वो हमारे समाज के लिए क्या मायने रखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इस कानून की परतों को खोलना। बिल्कुल। सबसे पहले इस कानून का दायरा समझना जरूरी है। ये 2007 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ। ठीक है। उस समय के हिसाब से जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू था। और खास बात यह है कि ये भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। अरे, भारत से बाहर रहने वालों पर भी? ये तो दिलचस्प है। इसका मतलब है कि अगर बच्चे विदेश में हैं तब भी उनकी जिम्मेदारी? जी हाँ, कानून उन्हें भी दायरे में लाता है। इसका मूल उद्देश्य ही यही है कि संविधान जो बुजुर्गों के मान सम्मान और कल्याण की गारंटी देता है उसे हकीकत में बदला जाए। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात, इस कानून का अधिभावी प्रभाव है। ओवरराइडिंग इफेक्ट? अधिभावी प्रभाव, ओवरराइडिंग इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? इसका मतलब ये है कि अगर किसी दूसरे कानून में कोई ऐसी बात लिखी हो जो इस कानून के प्रावधानों से मेल नहीं खाती या उसके खिलाफ जाती हो, तो भी वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए इसी कानून की बात मानी जाएगी। अच्छा, तो मतलब ये ज्यादा पावरफुल है उस मामले में? हाँ, ये इस कानून को असल में ताकतवर बनाता है ताकि कानूनी बारीकियों या दूसरे कानूनों की आड़ लेकर बुजुर्गों के अधिकारों को नकारा न जा सके। अच्छा, तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो दूसरे कानूनों के ऊपर भी प्रभावी है। अब इस कानून में कुछ शब्द बार बार आते होंगे, जैसे बच्चे, माता पिता, वरिष्ठ नागरिक। इनका मतलब क्या है, ये साफ होना जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। परिभाषाएं बहुत अहम हैं। जैसे बच्चे, तो इसका मतलब सिर्फ बेटा बेटी ही नहीं, बल्कि वयस्क पोता पोती भी इसमें शामिल है। वयस्क पोता पोती भी? अच्छा। हाँ, लेकिन अवयस्क यानी नाबालिग बच्चे इसमें नहीं आते। यानी जिम्मेदारी वयस्क बच्चों और वयस्क नाती पोतों पर भी आ सकती है। और माता पिता? माता पिता में जैविक, गोद लिए हुए या सौतेले माँ बाप सभी शामिल हैं। और ये जरूरी नहीं कि माता पिता खुद 60 साल के ऊपर हों, यानी वरिष्ठ नागरिक हों। अच्छा, ये जरूरी नहीं है? नहीं, अगर वे अपना खर्च उठाने में असमर्थ हैं तो वे अपने वयस्क बच्चों से मदद मांग सकते हैं, चाहे उनकी उम्र 60 से कम ही क्यों ना हो। ओके। और वरिष्ठ नागरिक तो शायद सीधा है? हाँ, वो सीधा है। कोई भी भारतीय नागरिक जो 60 साल या उससे ज्यादा उम्र का है वो वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा। कानून में भरण पोषण और कल्याण शब्दों का भी जिक्र है, मेंटेनेंस और वेलफेयर। क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, फर्क है और ये महत्वपूर्ण है। भरण पोषण, मेंटेनेंस में मुख्य रूप से जरूरतें आती हैं, खाना, कपड़े, रहने की जगह और दवा इलाज का इंतजाम, बेसिक नीड्स। ठीक है। जबकि कल्याण, वेलफेयर का दायरा थोड़ा बड़ा है। इसमें भोजन, स्वास्थ्य देखभाल के अलावा मनोरंजन के साधन और वो सारी सुविधाएं शामिल हैं जो एक बुजुर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हों। मतलब सिर्फ गुजारा भत्ता नहीं, बल्कि एक अच्छी जिंदगी। हाँ, एक सम्मानजनक और ठीक-ठाक जिंदगी की बात कानून करता है। ये अच्छी बात है कि सिर्फ आर्थिक जरूरतें नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी ध्यान दिया गया है। अब एक और अहम शब्द, संपत्ति, प्रॉपर्टी।
इसका क्या मतलब है इस कानून में? संपत्ति की परिभाषा बहुत व्यापक रखी गई है। इसमें हर तरह की प्रॉपर्टी शामिल है, चल हो या अचल, पुरखों से मिली हो या खुद कमाई हो, मूर्त हो या अमूर्त। मूर्त या अमूर्त मतलब? जैसे घर वगैरह और हाँ, जैसे मकान या जमीन मूर्त हो गई। अमूर्त मतलब जैसे किसी चीज में अधिकार या हिस्सेदारी, वो सब संपत्ति मानी जाएगी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जिम्मेदारी संपत्ति से जुड़ी होती है। संपत्ति से जुड़ी जिम्मेदारी, ये कैसे काम करता है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है? यहीं पर रिश्तेदार की परिभाषा काम आती है। अच्छा, रिश्तेदार? हाँ, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक निसंतान है तो उनका वो कानूनी वारिस जो नाबालिग नहीं है और उनकी संपत्ति पर या तो कब्जा रखता है या उनके बाद उसे पाने वाला है, वो रिश्तेदार माना जाएगा। मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। बिल्कुल। कानून कहता है कि ऐसे रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे उस बुजुर्ग का भरण पोषण करें। अच्छा, तो ये परिभाषाएं साफ करती हैं कि कानून का जाल कितना फैला हुआ है और कौन-कौन इसके दायरे में आता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मदद मांगने का हक किसको है और मदद देने की जिम्मेदारी किसकी? कानून साफ कहता है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक, जिसमें माता-पिता भी शामिल हैं, जो अपनी कमाई या अपनी संपत्ति से अपना गुजारा करने में असमर्थ है, वो भरण पोषण के लिए दावा कर सकता है। ठीक है, और ये दावा किसके खिलाफ किया जा सकता है? अगर वो माता-पिता या दादा-दादी हैं, तो अपने एक या ज्यादा वयस्क बच्चों या वयस्क पोते-पोतियों के खिलाफ। और अगर वो निसंतान वरिष्ठ नागरिक हैं, तो अपने उन रिश्तेदारों के खिलाफ जो उनकी संपत्ति के वारिस हैं या उस पर कब्जा रखते हैं। वही रिश्तेदार जिनकी हमने बात की। तो बच्चों और रिश्तेदारों का कानूनी दायित्व क्या बनता है? मतलब क्या करना होगा उन्हें? उनका दायित्व है कि वे बुजुर्ग की जरूरतें पूरी करें ताकि वो एक सामान्य जीवन जी सकें, नॉर्मल लाइफ। रिश्तेदारों के मामले में ये जिम्मेदारी और भी स्पष्ट है, खासकर अगर वो उस बुजुर्ग की संपत्ति से फायदा उठा रहे हैं या उठाने वाले हैं। अच्छा, जैसे अगर प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं या किराया ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, या भविष्य में उन्हें वो प्रॉपर्टी मिलनी है। अगर एक से ज्यादा रिश्तेदार वारिस हैं तो वे संपत्ति में अपने हिस्से के अनुपात में, मतलब प्रोपोर्शन में, भरण पोषण का खर्च उठाएंगे। ये निसंतान बुजुर्गों के लिए वाकई एक बड़ी राहत की बात होगी। चले मान लेते हैं कि किसी बुजुर्ग को मदद की जरूरत है और वो इस कानून का सहारा लेना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ जाना होगा? क्या इसके लिए नॉर्मल कोर्ट्स में जाना पड़ता है? नहीं, यहीं पर यह कानून एक खास व्यवस्था करता है। सामान्य अदालतों के चक्कर से बचाने के लिए हर सब डिवीजन में, मतलब उपमंडल में, विशेष भरण पोषण न्यायाधिकरण बनाने का प्रावधान है, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल। मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल सब डिवीजन लेवल पे। तो ये विशेष ट्रिब्यूनल्स हैं। आवेदन कौन कर सकता है? क्या बुजुर्ग को खुद ही जाना पड़ता है? मान लीजिए वो बहुत बीमार हैं या... नहीं, जरूरी नहीं है। बुजुर्ग खुद आवेदन कर सकते हैं। अगर वो किसी वजह से असमर्थ हैं तो उनकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई रजिस्टर्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई एनजीओ भी आवेदन कर सकता है। एनजीओ भी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, और एक खास बात यह है कि ट्रिब्यूनल खुद भी किसी मामले की जानकारी मिलने पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। उसे कहते हैं सुओ मोटो संज्ञान लेना। सुओ मोटो, ये तो बहुत अच्छा है, खासकर उन मामलों में जहां बुजुर्ग खुद आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है शायद। बिल्कुल। ट्रिब्यूनल में प्रक्रिया कैसी होती है? क्या ये भी सालों चलती है जैसे? नहीं, कोशिश यही की गई है कि प्रक्रिया तेज और सरल हो। इसे सारांश प्रक्रिया कहते हैं, समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर मतलब ये कि मामले को जल्दी निपटाने पर जोर होता है। बिना लंबी चौड़ी अदालती कार्यवाही के ट्रिब्यूनल नोटिस जारी करके दोनों पक्षों को सुनता है। गवाहों को बुलाने और सबूत लेने के लिए उसके पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं। अच्छा। जरूरत पड़ने पर मामला सुलह के लिए भी भेजा जा सकता है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास। और फैसला आने तक क्या कोई फौरी राहत मिल सकती है, इंटरिम रिलीफ? हाँ बिल्कुल, कानून में अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान है, इंटरिम मेंटेनेंस, यानी मामला चलने के दौरान ही ट्रिब्यूनल बच्चों या रिश्तेदारों को हर महीने एक निश्चित रकम देने का आदेश दे सकता है ताकि बुजुर्ग की तत्काल जरूरतें पूरी हो सकें। ये बहुत जरूरी है। और ये पूरा मामला कितने टाइम में निपटने की उम्मीद होती है? कोशिश की जाती है कि पूरा मामला नोटिस सर्व होने के 90 दिनों के अंदर निपट जाए। 90 दिन, 3 महीने, ये तो सामान्य अदालती कार्यवाही के मुकाबले काफी तेज लगता है। हाँ, तेज तो है। विशेष परिस्थितियों में 30 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, पर लक्ष्य 90 दिन का ही है। और अगर ट्रिब्यूनल ये पाता है कि हाँ, बच्चों या रिश्तेदारों ने अनदेखी की है, निग्लेक्ट किया है, तो वो क्या आदेश दे सकता है? कितना भत्ता तय हो सकता है? अगर ट्रिब्यूनल संतुष्ट है कि देखभाल में लापरवाही हुई है या इनकार किया गया है, तो वो मासिक भत्ता देने का आदेश जारी करेगा, मंथली अलाउंस। ठीक है, कितना?
कानून में भत्ते की एक ऊपरी सीमा तय की गई थी जो कि 10,000 रुपए प्रति माह थी। 10,000 रुपए। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह सीमा 2007 के कानून की है और इसे बदलने या राज्य सरकारों द्वारा नियमों में निर्धारित करने की बात भी कही गई है। ये 10,000 रुपए की सीमा, क्या ये आज के समय में खासकर बड़े शहरों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए पर्याप्त है? महंगाई तो काफी बढ़ गई है। ये एक बहुत जायज सवाल है और सच कहूं तो 10,000 रुपए की सीमा निश्चित रूप से आज के संदर्भ में, विशेषकर मेडिकल खर्चों को देखते हुए, कम लग सकती है। हाँ, दवाइयों का खर्चा ही, बिल्कुल। शायद यही वजह है कि कानून में राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति दी गई है, संभवतः इस सीमा को समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए। लेकिन हाँ, मूल कानून में यही सीमा लिखी थी। ठीक है। और अगर कोई ट्रिब्यूनल के आदेश को नहीं मानता है तो क्या होता है? कोई पेनल्टी है, सजा? हाँ, आदेश को लागू करवाने के लिए भी व्यवस्था है। अगर कोई भत्ता नहीं देता है तो ट्रिब्यूनल वारंट जारी कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत होता है। अच्छा। भुगतान न होने पर हर महीने के बकाये के लिए 1 महीने तक की कैद भी हो सकती है, जब तक वो पेमेंट ना कर दे। 1 महीने की कैद हर डिफॉल्ट के लिए? हाँ, हर महीने के न दिए गए भत्ते के लिए। और इसके अलावा ट्रिब्यूनल बकाया राशि पर 5% से 18% तक सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज लगाने का आदेश भी दे सकता है। तो आदेश लागू करवाने के लिए भी मजबूत तरीके हैं? क्या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कहीं अपील हो सकती है या यही फाइनल है? नहीं, अपील हो सकती है। जिला स्तर पर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन होता है, अपेलेट ट्रिब्यूनल। अपेलेट ट्रिब्यूनल। जी, इसकी अध्यक्षता आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट डीएम रैंक के अधिकारी करते हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले से सहमत न होने पर 60 दिनों के अंदर यहाँ अपील की जा सकती है। और इसका फैसला? अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम माना जाता है, फाइनल। ठीक है। एक बात जो बहुत ध्यान खींचती है, और आपने शायद इशारा भी किया था, वो ये कि इन ट्रिब्यूनल्स में वकील नहीं होते। कानून कहता है कि पक्ष अपना प्रतिनिधित्व वकील के जरिए नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये इस कानून का एक बहुत ही अनूठा और हाँ, थोड़ा विवादास्पद पहलू भी है। इसका घोषित उद्देश्य, मतलब जो बताया गया, वो ये था कि प्रक्रिया को सरल रखा जाए, तेज रखा जाए, कम खर्चीला हो और कम फॉर्मल हो, ताकि बुजुर्ग आसानी से अपनी बात रख सकें। हाँ, और वकीलों के जो दांवपेच होते हैं उनमें न फंसें, ये सोच थी इसके पीछे। लेकिन क्या इसका उल्टा असर नहीं हो सकता? सोचिए, एक तरफ साधन संपन्न बच्चे या रिश्तेदार हों और दूसरी तरफ कमजोर, शायद कम पढ़े लिखे बुजुर्ग। बिना कानूनी मदद के वो अपनी बात कैसे ठीक से रख पाएंगे? उन्हें तो शायद पता भी ना हो कि क्या कहना है, कैसे कहना है। आपकी चिंता बिल्कुल सही है और ये एक बड़ा सवाल है जो अक्सर उठता है। इसी कमी को शायद दूर करने के लिए कानून में भरण पोषण अधिकारी का प्रावधान भी है। मेंटेनेंस ऑफिसर? मेंटेनेंस ऑफिसर, ये कौन होता है? ये आमतौर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी या उनके बराबर के रैंक के अधिकारी होते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। जी, अगर माता पिता या वरिष्ठ नागरिक चाहें तो ये अधिकारी ट्रिब्यूनल में उनकी तरफ से पैरवी कर सकते हैं, उनकी बात रख सकते हैं। तो एक तरह से बिना वकील के भी प्रतिनिधित्व का विकल्प दिया गया है। इसमें वृद्धाश्रम और चिकित्सा सुविधाओं की भी बात है, ओल्ड एज होम्स और मेडिकल फैसिलिटीज। जी हाँ, कानून का नजरिया काफी व्यापक है। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय करता है कि वो फेज्ड मैनर में, मतलब चरणबद्ध तरीके से कम हर जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करें। हर जिले में कम से कम एक, और इन आश्रमों में कम से कम 150 बेसहारा बुजुर्गों को रखने की क्षमता होनी चाहिए। बेसहारा का मतलब यहाँ क्या है? बेसहारा मतलब जिनके पास अपना गुजारा करने के पर्याप्त साधन नहीं है, इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स। और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में? हेल्थ केयर बुजुर्गों के लिए एक बड़ी चिंता होती है। बिल्कुल, कानून कहता है कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि सरकारी अस्पतालों में या सरकार से सहायता प्राप्त अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए बिस्तर उपलब्ध हो, जहां तक संभव हो। बेड्स रिजर्व्ड हों। हाँ, या कम से कम उपलब्धता सुनिश्चित हो, उनके लिए अलग कतारें हों, और खासकर पुरानी लाइलाज या उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारियां, जिन्हें डीजेनरेटिव डिजीजेस कहते हैं, उनके इलाज की बेहतर सुविधाएं हों। यहाँ तक कि बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों पर रिसर्च को बढ़ावा देने और हर जिला अस्पताल में जरा चिकित्सा यानी जीरियाट्रिक्स की विशेष सुविधाएं देने की बात भी कही गई है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंडर। ये तो वाकई एक 360 डिग्री सोच लगती है। आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सभी पहलुओं पर ध्यान। एक और डर जो बुजुर्गों को अक्सर सताता है वो है उनकी संपत्ति का, उनकी प्रॉपर्टी का,
कई बार सुनने में आता है कि बच्चों ने संपत्ति अपने नाम करवा ली और फिर माँ बाप को पूछना बंद कर दिया। क्या ये कानून इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, और ये इस कानून का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। धारा 23 सेक्शन 23। जी, एक खास प्रावधान है जो ऐसी स्थितियों से निपटता है। अगर किसी बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति किसी को इस शर्त पर दी, चाहे गिफ्ट में दी हो या किसी और तरह से ट्रांसफर की हो, कि वो व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा, उनकी जरूरतें पूरी करेगा। बेसिक नीड्स और फिजिकल नीड्स। हाँ, लेकिन बाद में वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाने से मुकर जाता है या लापरवाही करता है, फेल हो जाता है। फेल हो जाता तो है। क्या वो संपत्ति वापस मिल सकती है? कानून कहता है कि ऐसी सिचुएशन में ये माना जाएगा कि वो संपत्ति का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर धोखाधड़ी, कोअर्जन या अनुचित प्रभाव से किया गया था। अच्छा, ये मान लिया जाएगा। हाँ, ये प्रिजम्पशन है। और तब संपत्ति देने वाले बुजुर्ग के कहने पर, उनके ऑप्शन पर, ट्रिब्यूनल उस हस्तांतरण को शून्य यानी अवैध, वॉइड घोषित कर सकता है। वॉइड मतलब वो सौदा रद्द, प्रॉपर्टी वापस। हाँ, वो सौदा रद्द किया जा सकता है। ये बुजुर्गों को प्रॉपर्टी हड़पने और फिर उन्हें बेसहारा छोड़ देने वाली प्रवृत्ति से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। वाह, ये तो वाकई बहुत अहम है। इससे बुजुर्गों को एक सुरक्षा का एहसास जरूर मिलता होगा कि उनके साथ ऐसा धोखा नहीं हो सकता। उम्मीद तो यही है। क्या इस कानून में कोई ऐसी बात भी है जिसे अपराध माना गया हो, कोई क्रिमिनल ऑफेंस? हाँ, एक गंभीर स्थिति है जिसका कानून में जिक्र है, वो है बुजुर्गों का परित्याग, अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट मतलब छोड़ देना। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है किसी बुजुर्ग की देखभाल करने की, उन्हें कहीं बेसहारा छोड़ देने के इरादे से छोड़ देता है, इंटेंशन होना चाहिए छोड़ने का, तो ये अपराध है। जी हाँ, ये एक अपराध है धारा 24 के तहत। और इसके लिए सजा क्या है? इसके लिए 3 महीने तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। और ये अपराध संज्ञेय है, कॉग्निजेबल, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जमानती है? हाँ, जमानती है, बेलेबल है, और मामलों की सुनवाई तेजी से, संक्षेप में, समरली करने का प्रावधान है मजिस्ट्रेट द्वारा। तो मोटे तौर पर हमने इस कानून के कई अहम पहलुओं को समझा। परिभाषाएं, अधिकार, जिम्मेदारियां, ट्रिब्यूनल्स की प्रक्रिया, अपील, वकीलों की भूमिका पर सवाल, वृद्धाश्रम, चिकित्सा सुविधाएं, संपत्ति की सुरक्षा का मजबूत प्रावधान और परित्याग के खिलाफ सजा। क्या कोई और खास बात है इस कानून की जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? मिसलेनियस पॉइंट्स? हाँ, 2-3 छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, कि इन मामलों में सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, सारी कार्रवाई ट्रिब्यूनल्स के जरिए ही होगी। बार ऑन जुरिस्डिक्शन। मतलब सिविल कोर्ट नहीं जा सकते इन मामलों के लिए? नहीं। दूसरा, कानून के तहत नेक नियति से, गुड फेथ में काम करने वाले अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दी गई है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ताकि वो बिना डरे काम कर सकें। बिल्कुल। और तीसरा, राज्य सरकारों को इस कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, पावर टू मेक रूल्स। तो कुल मिलाकर ये कानून माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए एक काफी विस्तृत और सोच समझकर बनाया गया ढांचा लगता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, बल्कि उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की भी चिंता करता है। बिल्कुल, ये कानून इस बात को स्वीकार करता है कि बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक कानूनी अधिकार भी है। हाँ, ट्रिब्यूनल की व्यवस्था और सरल प्रक्रिया का उद्देश्य इसे हकीकत में बदलना है, ताकि बुजुर्ग आसानी से न्याय पा सकें। खासकर वो संपत्ति वापस लेने वाला प्रावधान और परित्याग को अपराध बनाना दिखाता है कि कानून बुजुर्गों की वल्नरेबिलिटी को, उनकी कमजोरियों को समझता है और उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहता है। सही कहा। ये कानून हमें याद दिलाता है कि समाज के तौर पर हमारी अपने बुजुर्गों के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमें बनाने संवारने में लगा दिया। ये कानून उन संवैधानिक मूल्यों को जमीन पर उतारने की कोशिश है जो हर नागरिक के सम्मान और कल्याण की बात करते हैं। ये एक समाज के तौर पर क्या हमें सिर्फ कानूनों के भरोसे रहना चाहिए? हमें नियमों और सजाओं से आगे बढ़कर अपने बुजुर्गों के लिए सम्मान, देखभाल और वो भावनात्मक सहारा कैसे मजबूत कर सकते हैं जिसकी उन्हें शायद सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस पर सोचना भी शायद उतना ही जरूरी है जितना इस कानून को जानना।